हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए अपने वीडियो में अकाउंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। ये एमसीक्यूज आपके क्लास 11th में, टीजीटी एग्जाम में, इन सभी या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि कॉमर्स से रिलेटेड होगा, उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं या फिर क्या क्या हमारे अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है और वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज 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 उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने वीडियो की तरफ, अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज, फर्स्ट ऑप्शन है एन आर्ट, सेकंड अ साइंस, थर्ड ऑप्शन है बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इन चारों में से क्या है अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है, इसमें जो भी रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं, ये सभी हमारा किसका पार्ट होता है? उसको किस तरह से हम लोग सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, ये एक आर्ट का पार्ट होता है। इसीलिए अकाउंट को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं। और इसमें जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स हमारे साइंस का पार्ट होते हैं। तो अकाउंटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इसको हम लोग दोनों ही बोल सकते हैं, ये दोनों ही होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, Dash is the last step of accounting as a process of information। ऐसा कौन सा स्टेप है जो आखिरी स्टेप होता है अकाउंटिंग का, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का? अकाउंटिंग के प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का लास्ट स्टेप कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में डाटा को रिकॉर्ड करना, ये लास्ट स्टेप नहीं होता है, ये पहला स्टेप होता है। प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो कब करते हैं? जब हम अपने डाटा को क्लासिफाई कर चुके होते हैं, तो ये थर्ड स्टेप होता है। ये भी हमारा इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट आंसर है कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमने अपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके, उसको समराइज करके, उसको क्लासिफाई करके, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसको अदर्स लोगों को, जो भी हमारे बिजनेस के लिए रिलेवेंट होते हैं, उनको हम लोग इन्फॉर्म करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये हमारा जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा लास्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, द पर्सन, फर्म or institution who does not pay the price in cash for the goods purchased or the service received is called। ऐसा पर्सन, फर्म या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि हमसे गुड्स को परचेज करती है, लेकिन उसका जो भी पैसा उसे देना होता है, प्राइस देना होता है, वो कैश में पे नहीं करती है, कैश में हमें नहीं देती है, बाद में देती है। या फिर कोई भी सर्विस हमसे रिसीव करता है, वो हमसे हमें बाद में पे करता है। जैसे कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, और मैंने अभी आपसे उसका कोई भी पेमेंट नहीं लिया है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपसे बाद में पेमेंट अगर लूँ, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या कभी भी बाद में अगर पेमेंट ले रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो ऐसा पर्सन जो है वो कौन है? तो ऐसा पर्सन हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा, हमारा देनदार कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, डेटर्स। ठीक है, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बोल रहा है, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। जो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट का हम लोग यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग में, या फिर हम लोग एक कॉमन फॉर्मेट यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग में, सभी जगह एक ही जैसा फॉर्मेट यूज होता है अकाउंटिंग के लिए। ऐसा किस लिए होता है? ताकि हम लोगों को अगर अकाउंट्स को कंपैरिजन करना है, या फिर कोई भी अदर पर्सन हमारे अकाउंट्स को कंपैरिजन करना चाहता है, एक दूसरे से कंपेयर करना चाहता है, या पिछले वर्षों के जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उससे कंपेयर करना चाहता है, तो ईजिली वो कर पाए उसको कंपेयर। इस वजह से हम लोग एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखते हैं और एक कॉमन फॉर्मेट रखते हैं अपने रिपोर्टिंग का, अपने अकाउंटिंग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंपैरेबिलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका कंपैरेबिलिटी। बढ़ते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कैश गुड्स और एसेट्स invested by the proprietor in the business for earning profit is called। कैश, गुड्स या फिर कोई अदर एसेट्स जो कि इन्वेस्ट की जाती है प्रोपराइटर के द्वारा अपने बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब भी आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो भी कैश या एसेट्स ये होती हैं, या फिर कोई अदर गुड्स पड़ा हुआ होता है, अगर हम लोग उसको भी यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, तो वो एज अ कैपिटल हम लोग लगाते हैं अपने बिजनेस में। अगर हम अपनी कोई भी चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कैपिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका।
बी ऑप्शन फिफ्थ का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स of accounting information are reflected when accounting information is clearly presented। ऐसी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो कि आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस को क्लियरली प्रेजेंट करता है, सब कुछ एकदम क्लियरली प्रेजेंट करता है। एक जो है कॉमन फॉर्मेट होता है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, एक ही प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं, एक ही तरह के सारे अकाउंट्स को बनाते हैं। तो ये एक जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो कि हमें क्लियरली प्रेजेंट हो रही है, ये कौन सी क्वालिटी बताती है, हमारा कौन सा अकाउंटिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी बताता है, हमारे अकाउंटिंग का अंडरस्टैंडेबिलिटी बताता है कैरेक्टर, कि उसको आसानी से समझा जा सके, कोई भी हमारे अकाउंट्स को देखते ही उसको इजीली समझ पाए कि क्या हमने परचेज किया है, क्या हमने सेल किया है, कौन हमारा डेटर है, कौन हमारा क्रेडिटर है, या कितना हमें लॉस हो रहा है, कैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया है। ये सारी चीज़ें हम लोग इजीली अगर उसको समझ पाएँ, ये हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing all business transaction in order to know the financial result is called सॉरी जो भी प्रोसेस होता है अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने का हो, चाहे क्लासिफाइंग का हो या फिर समराइजिंग का हो, बिजनेस के सारे ही ट्रांजेक्शन को एक ऑर्डर में लिखने का, ये फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए क्यों ज़रूरी होता है और इसको क्या कहा जाता है। ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट बनाने के लिए हम जो ये काम करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, ये इस चीज़ को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकाउंटिंग, बी ऑप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसमें हमारी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन की ये तीनों ही स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। एक चीज़ और बोली जाती है, एक क्वेश्चन और बनता है इससे आपका, कि जब हमारी बुक कीपिंग का एंड होता है, ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब है सारे ही ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, केवल रिकॉर्डिंग वाला जो पोर्शन होता है, रिकॉर्डिंग वाला और क्लासिफाइंग वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारा बुक कीपिंग का पार्ट होता है, रिकॉर्डिंग वाला। जब ये पोर्शन खत्म होता है, ये प्रोसेस हमारा खत्म होता है, वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। जब भी बुक कीपिंग हमारी एंड होगी, वहीं से ही अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कुछ आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से उस ट्रांजेक्शन को चूज करिए जो कि हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस। हम लोग फर्नीचर परचेज करके लाए 10,000 रुपए का अपने बिजनेस के लिए, तो ऑफकोर्स हम अपने बिजनेस के लिए लेकर आए हैं, तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज ₹5,000। हमने एम्प्लॉयज की सैलरी को पे किया है, 5,000 सैलरी को पे किया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में सी ऑप्शन है हमारा पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट ₹20,000। हमने अपने जो भी ओनर है, जो उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अपने बेटे की फीस सबमिट की है 20,000। क्या ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा? तो आपका ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। यही जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें बोला है कि आपने अपने बिजनेस से पे की है अपने बेटे की फीस, तो ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। मतलब आप अपनी पर्सनल चीज से कोई खर्चा करते हो अपने ऊपर, तो वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस से ही कोई खर्चा करते हो अपने ऊपर, तो वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो 8th क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन,
जो क्या बोल रहा है कि अपने पर्सनल अकाउंट से अपने बेटे की फीस ओनर ने पे की है। बढ़ते हैं हम लोग अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन बोल रहा है The art of recording all business transaction in a systematic manner is a set of books is called ऐसी कला जो क्या करती है, अपने सारे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है एक सिस्टमैटिक मैनर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब जो भी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखी हुई हैं उसमें सिस्टमैटिक मैनर में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती है वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, उस कला को क्या कहते हैं? तो उस कला को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बुक कीपिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका XYZ wants to buy a building for her new business today। XYZ है, एक पर्सन है जो कि अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग को खरीदना चाहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेवेंट डाटा फॉर हर डिसीजन। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा डाटा उनके लिए रिलेवेंट होगा उनके डिसीजन मेकिंग के लिए? तो कुछ ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, जिसमें से हमारा पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बोल रहा है सिमिलर बिजनेस अक्वायर द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर ₹10 लाख। जो भी बिजनेस ये शुरू करना चाहती हैं उसी तरह का बिजनेस है एक, जिसने ईयर 2000 में एक बिल्डिंग अक्वायर की थी, एक बिल्डिंग खरीदी थी, जो कि कितने रुपए की खरीदी थी? 10 लाख रुपए की थी। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा ऑप्शन जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 2003। बिल्डिंग की कॉस्ट डिटेल जो कि 2003 में क्या थी वो डिटेल प्रोवाइड करा रहा है। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन कॉस्ट डिटेल 1998 की प्रोवाइड करा रहा है। बिल्डिंग की जो कॉस्ट डिटेल है वो 1998 में कैसी थी, क्या थी, वो प्रोवाइड करा रहा है। फोर्थ ऑप्शन है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो दे रहा है सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 फॉर ₹25 लाख। जो भी बिल्डिंग वो खरीदना चाह रही हैं उसी तरह की जो बिल्डिंग की कॉस्ट थी वो 2005 में कितनी थी? 25 लाख रुपए थी। तो इन चारों ही ऑप्शन में इनके लिए जो ये XYZ है इनके लिए कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो इनके डिसीजन मेकिंग में इनकी हेल्प कर सकती है? तो इनको एक बिजनेस शुरू करना है। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है सिमिलर बिजनेस से रिलेटेड, जो ये बिजनेस शुरू करना चाहती हैं उसी बिजनेस से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन इनको दे रहा है। तो इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, वो ऑप्शन इनके लिए, इनके डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सिमिलर बिजनेस अक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर 10 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।